आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फिगर जनरेट होता है और उसमें अगर हमें एक एक्यूट एंगल और एक साइड गिवन है, अदर साइड भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके पहले आपको बता दिया था कि सबसे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस में ये सीखेंगे कि किसी डायग्राम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिला बना, उसमें हम कैसे साइड फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग डायग्राम बना। तो हर टाइप के कंडीशंस को आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो एंगल बनता है उसमें आपको अगर कोई किसी भी चीज़ को आप ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं, तो जो आपका एंगल सबटेंड होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया था। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के दो चीज़ें होती हैं मेन, दो क्वेश्चन, एक आपको डायग्राम ड्रा करना, एक आपका डायग्राम ड्रा करना, और सेकंड चीज होती है आपका उस डायग्राम को सॉल्व करना। तो फर्स्ट चीजें आपका होता है डायग्राम, एक आपको डायग्राम ड्रा करना, पहला डायग्राम आपको ड्रा करना है। ठीक है ना, और दूसरा है उस डायग्राम को सॉल्व। ये दो चीजें हैं, हाइट एंड डिस्टेंस इन्हीं दो चीजों पर डिपेंड करता है। आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना, आपका डायग्राम करेक्ट हो गया तो आपको समझ जाइएगा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन, 2 नंबर आप मतलब आ जाएंगे डायग्राम पे, और दो नंबर जो है आपको उसको सॉल्व कर देंगे, है ना। तो चलते देखते हैं डायग्राम कैसे बनाते हैं। इसको आज हम इस टेक्निक को देखेंगे कि हम डायग्राम ड्रा कैसे करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बताएं कि किसी भी प्रॉब्लम्स को, खासतौर पे बट प्रॉब्लम चाहे हाइट एंड डिस्टेंस का हो, चाहे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हो, चाहे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का हो, अदर बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के एक एक सेंटेंस को समझना, वो सेंटेंस क्या कह रहा है। अगर आप किसी वर्ड प्रॉब्लम्स को बगैर समझे डायग्राम, कुछ लोग क्या होते हैं क्वेश्चंस को पूरी तरह पढ़ते ही नहीं तुरंत ड्रा करना शुरू कर देते हैं, ट्रायंगल हम पहले बना देते हैं। नहीं, मैं डायग्राम बनाना बता रहा हूँ, और जिस तरीके से पढ़ पढ़ के बनाऊंगा उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप लोग भी रीड करके आप जो है क्या कहते हैं मतलब डायग्राम बनाएं। अब अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमको बताइए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये है कि आपको समझ करके ही डायग्राम बनाना। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस पढ़े, 2 लाइन पढ़े, समझ में आ गया, तीसरी लाइन नहीं समझ में आ रही, अब तीसरे लाइन के लिए वेट कीजिए, जब सर से समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे। समझ गए? अभी थोड़ी ना कि बस जस्ट से तुरंत मारो खटाक से तुरंत एक्शन निकाल, है ना। थोड़ा सा इस तरीके से आप स्टडी जब करते हैं तो आपकी स्टडी में जो एफिशिएंसी होगी, आपकी जो मतलब यथार्थ जिसको हिंदी में कहेंगे, वो बहुत बढ़िया है जब आप सिस्टमेटिक स्टडी करें। ठीक है, तो चलते हैं इस डायग्राम को पढ़ते हैं, और सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपने देखा एक पर्सन स्टैंडिंग यानी खड़ा है, ये रिवर यानी नदी के किनारे खड़ा है, नदी के किनारे खड़ा है, और नदी के किनारे खड़ा होकर के ऑब्जर्व कर रहा है, वहां से ऑब्जर्व कर रहा है दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक। एक नदी के एक किनारे, नदी के एक किनारे वो आदमी है स्टैंडिंग, और नदी के दूसरी तरफ ट्री है, और वो आदमी ट्री के टॉप को देख रहा है, और जब ट्री के टॉप को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना बना, बोलिए 60।
यानी आपको अब ये क्लियर हो गया कि आप जो है क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम एक मान लेते हैं कि रिवर मान लेते हैं, नदी, चलिए नदी मानते हैं पहले, हम इसको रिवर मानते हैं। यहाँ पे ये रिवर, ठीक है, ये विड्थ, इसको हम रिवर की विड्थ, चौड़ाई, और रिवर के एक किनारे यहाँ इस साइड आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, एक आदमी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, एक आदमी ऐसे मान लिया जाए ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से, और रिवर की दूसरी तरफ ये नदी है, नदी की ये विड्थ है, यानी नदी की चौड़ाई है, और नदी के एक किनारे जो है आदमी खड़ा है। फिर नदी के दूसरी तरफ ये सेकंड साइड, दूसरी तरफ पेड़ है, ट्री, ये ट्री, ऐसे ट्री है। तो ये जो आदमी खड़ा है यहाँ पे जो आदमी खड़ा है वो इस ट्री के टॉप को देख रहा है, और जब ट्री के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60। ये रिवर और ये ट्री, यहाँ पे हम 60 बना, ये 60, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपका स्टैंडिंग ट्री। ओके सर, अब इसके बाद कह रहा है when he moved 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, यानी ये आदमी यहाँ था, अब यहाँ से वो 50 मीटर इधर आ रहा है कि नदी की तरफ जाएगा। अरे भाई नदी की तरफ जाएगा तो डूब जाएगा, तो कहाँ आएगा जंगल में हाँ? ये इधर आ रहा है, मतलब ये यहाँ ये नदी है, और ये इधर 50 मीटर दूर इधर इस साइड आ रहा है। और इसकी एक आइडेंटिटी और है, मैंने आपको बताया था कि जब वो इधर आएगा तो एंगल डिक्रीज होगा, जैसे यहाँ पे 60 है ना, when he moved 50 मीटर away from the bank he find the angle of elevation to be 30 डिग्री, तब वो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 30 डिग्री का एंगल होगा तो इस साइड आएगा, और अगर यही अगर मान लीजिए यही एंगल बढ़ जाता, 30 के बजाय 45 या मतलब 75 कर देता, तो आप उस साइड जाते। हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी वर्टिकल के कंपेयर, जैसे यहाँ वर्टिकल चीज क्या है, ट्री, उसके रिस्पेक्ट अगर उससे दूर जाएंगे, उस ट्री से दूर जाएंगे तो एंगल आपका डिक्रीज हो, और उसके करीब आएंगे तो एंगल आपका इंक्रीज। समझ गए? ये भी आप एक आइडेंटिटी रखें, इस तरीके से आप मतलब पहचान लेंगे कि मतलब इसका डायग्राम कैसे बनेगा। समझ गए? तो अब आप इससे दूर आ रहे हैं, चलिए मान लीजिए 50 मीटर आ गए, यहाँ पे 50, ये 50 मीटर आ गया, 50। अब इसका जो एंगल आप ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 30 डिग्री, 30, वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30। अब आपने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ना। और ये आपका मेरे ख्याल से मैंने जो आपको सॉल्व करने का मेथड बताया था टाइप 2 में आएगा। ये जो डायग्राम बना, इसमें आपका पूछ रहा है कि रिवर की विड्थ और ट्री की हाइट, इसमें सबसे पहले लेट करेंगे यहाँ पे, लेट विड्थ ऑफ रिवर बी x मीटर एंड हाइट ऑफ ट्री बी h मीटर, ये हाइट आपका h मीटर, और ये रिवर की जो आपका विड्थ है वो x मीटर है, x मीटर। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको प्रोसेस बता दिया, इस तरह के डायग्राम को कैसे सॉल्व किया जाए ये क्लास के अंदर हमने बाकी भी बता दिया। इसका तरीका क्या है, हम इसको स्टार्ट कर करके जो चीज गिवन है, यहाँ CD 50 की है, याद कीजिए CD जो है 50 है, CD इक्वल 50, इक्वेशन बनाएंगे इसलिए मीटर नहीं। CD को हमने बताया था कैसे लिखेंगे, BD माइनस BC, याद आएगा नहीं? अब आप दो ट्रायंगल लेंगे, एक BD बड़े वाले ट्रायंगल में है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, यानी ये BD बड़े वाले ट्रायंगल में हम BD निकालेंगे, तो ये आपका BD अपॉन
बी इक्वल कॉट 30 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी बराबर ए बी मल्टीप्लाई कॉट 30 डिग्री, और ए बी आपका कितना है एच, और कॉट 30 1/√3 होता है, यानी √3 आपका मिल गया। ठीक है, ये आपका बी डी फाइंड हो गया। अब उसके बाद आपको बी सी फाइंड करना है। बी सी फाइंड करने के लिए इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में आपको बीसी फाइंड करना है, तो बीसी आपका न्यूमरेटर में, एबी आपका डिनोमिनेटर में, यानी cos 60 डिग्री। बीसी अपॉन एबी बराबर ये बीसी अपॉन एबी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बराबर काट होता है। यहाँ पे भी पूरे में बीडी बेस है, ये एबी परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बराबर cos 30 डिग्री। अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा बीसी इक्वल एबी मल्टीप्लाई cot 60 डिग्री, और AB कितना है, AB आपका h है, cot 60 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, यानी 1/√3, ये आपका BC आ गया। इक्वेशन ये आपका सेकंड बन गया, ये इक्वेशन थर्ड बन गया। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, BD माइनस BC बराबर 50, BD आपका है h√3 माइनस h अपॉन √3 इक्वल 50। अब आप h कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल 50, यहाँ पे आप एलसीएम देंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल 50, ये आपका हो जाएगा 2h अपॉन √3 इक्वल 50, उसे कैंसिल भी कर सकते हैं 25, और हाइट बराबर आ जाएगा 25√3 हाइट ऑफ ट्री आपकी 25√3 है, लेकिन 25√3 कितना है। अगर आपसे कह दे कि भैया हाइट का नाम है ट्री की 25√3 आ गया, तो कितना दिमाग में आएगा, √3 ही दिमाग में आएगा ना। इसलिए उसको आप उसको अगर आप आंसर यही लिख देंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन किसी चीज की हाइट मीटर में अगर आप निकालना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। √3 को 1.732 वैल्यू, यहाँ पे 25 में 1.732 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 to 50, 50 25 3 25, 25 और 5 80, 80 8 25 7 जा 175, 175 और 5 180, 182 के 80 और 25 25 35 35 और 43, यानी लगभग 43.220, यानी मीटर। ये आपका मीटर आ जाएगा हाइट, 3 जीरो रहेगा क्योंकि डेसिमल 3 रहेगा, 43 पॉइंट समथिंग जो है इसकी हाइट आ जाएगी 3 मीटर, या जीरो आप बता कर देंगे तो 43.2 मीटर ये हाइट ऑफ ट्री आ गया। अब मीटर में समझ गया कि 43.2 मीटर इस हाइट ऑफ ट्री आ गया। अब आपको फाइंड करना है विड्थ ऑफ द रिवर। क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर x है, x यानी BC, BC कहां है, BC कहां है बताइए, BC बराबर h अपॉन √3, यानी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आप कह देंगे BC इक्वल h कितना है 25√3 अपॉन √3 कैंसिल हो गया, 25 BC यानी x ये 25 विड्थ, ये आपका विड्थ ऑफ द रिवर और ये आपका हाइट ऑफ द ट्री। फाइन, बोलिए समझ बात आ गई। ये पहला एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, राइट बंद कर दो। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal, यानी एक पेडेस्टल है, एक स्तंभ है जिसके टॉप पर 1.6 मीटर टॉल का एक स्टैचू है। चलिए पहले हम इसको ड्रा करते हैं एक लाइन पर। पहले हम बना लेते हैं कि एक पेडेस्टल बना लेते हैं। ये आपका लैंड है, इसके ऊपर पेडेस्टल है और इसके ऊपर जो है यहाँ पे यहाँ से
से 1.6 मीटर जो है स्टैचू, इसके ये आपका स्टैचू, तो इसमें ज़्यादा डार्क कर दिया जाए, ये स्टैचू है ना, जिसकी लंबाई 1.6 और ये आपका क्या है, रजिस्टर, ठीक, ये स्टैचू है, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू। अब ये कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट यहाँ P, एक पॉइंट P, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमने वो पॉइंट ग्राउंड पे P, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू 60, यानी ये जो टॉप है, ये टॉप, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 60 है ना। टॉप स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट P है ग्राउंड पर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। चलो हमने बना दिया। उसके बाद कहना एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से यानी P से, फ्रॉम द सेम पॉइंट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45, यानी ये स्टैचू का टॉप है, स्टैचू के लिए टॉप है, और ये जो आपका पेडेस्टल है इसका टॉप ये, और ये कह रहा है कि पेडेस्टल के टॉप का उसी सेम पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका कितना है, 45, जो आपका P पॉइंट है, जो पेडेस्टल है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। वही सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जाम में घुमा भी सकता है, जैसे यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है कि इसी सेम पॉइंट से स्टैचू के टॉप और स्टैचू के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ऐसा भी कह सकता है। स्टैचू का टॉप और बॉटम का भी यूज कर सकता है, और यहाँ पे स्टैचू का केवल टॉप यूज किया, फिर सेकंड में आपका पेडेस्टल का टॉप यूज किया। तो बात तो एक ही, अगर जो आपका स्टैचू है, जो उसका स्टैचू का जो बॉटम है वो पेडेस्टल का क्या है, टॉप। बात तो एक ही है, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। अगर इतना आपको चेंज कर देगा तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्या आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना आप समझ जाएंगे कि पेडेस्टल का टॉप कह रहा है या स्टैचू का बॉटम कह रहा है, ये चीजें आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे और आपका डायग्राम बन जाएगा। और इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया, इसमें आप नाम दे दें, इसका नाम हम देते हैं PQRS, ये नाम दे देते हैं। इसमें फाइंड करने के लिए हाइट ऑफ पेडेस्टल h मान लेते हैं, यहाँ पे लेट कर ले, हाइट ऑफ पेडेस्टल BH मीटर, h मीटर मान लेते हैं, इसकी हाइट h मीटर, ठीक है ना। अब आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइप 3 में हमने आपको सीट के क्लास में करा दिया था, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका बहुत आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका ये है कि आपने देखा इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक PQS और दूसरा PQR, और दोनों में कॉमन क्या है, P, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से कुछ नहीं करना है, दोनों ट्रायंगल पे आपको कॉमन साइड फाइंड करना है। इस तरह के डायग्राम जब भी बनेगा तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इसी कॉमन साइड पे ही आपको इक्वेशन बनाना है। आप क्या किए, पहले छोटे ट्रायंगल ले लिए, राइट एंगल ट्रायंगल PQR में आपने PQ निकाल लिया, PQ/QR बराबर cot 45, ये छोटा ट्रायंगल है,
अपॉन क्यू आर यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, cot 45 डिग्री क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए पी क्यू बराबर क्यू आर मल्टीप्लाई cot 45, क्यू आर आपका h है cot 45 की वैल्यू 1, तो आपका पी क्यू आ गया इक्वेशन फर्स्ट, पी क्यू फाइंड हो गया। फिर सेकंड, फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस में, PQS में क्या आपको निकालना है, उसमें भी आपको PQ ही निकालना है। फिर आप आइए कॉमन साइड PQ अपॉन QS, QS इक्वल cot 60 डिग्री क्रॉस मल्टीप्लाई किए PQ बराबर QS cot 60 डिग्री। QS को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए QS को लिख सकते हैं QR प्लस RS, क्या लिख सकते हैं QR प्लस RS cot 60 डिग्री। अब आप देखिए PQ इक्वल QR कितना है H और प्लस RS कितना है 1.6 और cot 60 tan 60 की रूट 3 cot 60 की 1/√3 कितना हो जाएगा 1/√3। ये PQ आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दे, दोनों PQ फाइंड हो गया, दोनों PQ क्या हो गया फाइंड हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से हम कंपेयर करते हैं, दोनों का PQ हमने फाइंड किया, यहाँ पे H आया और यहाँ पे H प्लस 1.6 अपॉन √3, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए √3H इक्वल H प्लस 1.6 √3H माइनस H इक्वल 1.6, H यहाँ पे कॉमन ले √3 माइनस 1 इक्वल 1.6, H बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे, यानी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा H इक्वल 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गए 2, तो आपका आ जाएगा 1.3 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा 0.8 और √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, इसको ऐड कर देंगे 0.8 यानी 2.732, अब 8 से मल्टी 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 25, 25 8 7 जा 56, 58 58 के 5 8 2 जा 16 और 5 21, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 2 पॉइंट, इसका मतलब जो है लगभग 2.18 मीटर, 2.18 मीटर, या आप इसको एप्रॉक्स वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 है, जब इसकी एप्रॉक्स वैल्यू डेसिमल के 2 प्लेस पे लिखेंगे तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जब भी ये 5 या 5 से एबव हो, इसको हम जब इसका करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए एक टॉपिक है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, छोटे क्लास में पढ़ाया गया है कि मतलब जो है करेक्टनेस जो है किसी भी चीज़ का एक लिमिट होती है, जैसे आप स्केल से कोई चीज़ मेजर करते हैं तो डेसिमल के एक प्लेस करेक्ट वैल्यू वैल्यू हो जाती है, कोई चीज़ अगर 2 प्लेस तक निकालना हो तो उसके लिए क्या कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं, कोई चीज़ 3 प्लेस तक डेसिमल के 3 प्लेस तक किसी की थिकनेस को आप फाइंड करना हो तो उसके लिए ये सब है आपके कॉन्सेप्ट में, फिजिक्स में है, बहुत ब्रॉड लेवल पे आप लोग स्टडी करेंगे, तो हर चीज़ का एक लिमिट है, एक यथार्थ है, यहाँ तक कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो सकती है हर इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ पे आपका लगभग आ गया, यहाँ पे लगभग 2.19 मीटर, क्योंकि डेसिमल मीटर जो है डेसिमल के 2 प्लेस ही तक, जैसे ही 3 प्लेस जाएगा तो वो है ना 2 प्लेस तक ही